हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है अभी तक जो है हम 2019 और 2020 वाला जो है पेपर कर चुके हैं। आज जो है हम 2021 वाला पेपर करेंगे। ठीक है, हम जो है इस सीरीज़ में सीडीपी के क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन निर्देशन की विशेषताओं एवं प्रकृति के संदर्भ में गलत कथन है? मतलब कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ गाइडेंस। कि जो गाइडेंस है उसके नेचर में, मतलब कि गाइडेंस की विशेषता और प्रकृति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ये हमें बताना है। निर्देशन किसी व्यक्ति को खुद को समायोजित करने में सहायता करता है, बिल्कुल करता है। निर्देशन आत्म दिशा में व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। निर्देशन क्या करेगा? आत्म दिशा में, मतलब कि खुद के जो गाइडेंस है उसको बढ़ाने में हेल्प करेगा, बिल्कुल ठीक है। निर्देशन केवल अन्य के प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति स्वयं की मदद करता है। निर्देशन किसी व्यक्ति को अपना स्थान स्वयं प्राप्त करने में सहायता करता है। देखो, कभी तो ये कह रहे हैं कि निर्देशन जो है व्यक्ति को खुद समायोजित करने में हेल्प करता है, तो क्या जो गाइडेंस है वो केवल दूसरों के मतलब कि माध्यम से ही होगा? नहीं ना, ऐसा तो नहीं है। जो गाइडेंस है वो क्या है, वो खुद की हेल्प से भी हो सकता है ना। तो गाइडेंस है वो क्या होता है, व्यक्ति को खुद से एडजस्ट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, और गाइडेंस जो है आत्म दिशा में व्यक्ति के विकास को भी बढ़ावा देता है, और जो गाइडेंस है वो किसी भी व्यक्ति को अपना स्थान स्वयं प्राप्त करने में भी हेल्प करता है। तो निर्देशन जो है सिर्फ और सिर्फ दूसरों के प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति को स्वयं की मदद करना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो यही कथन जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकार का चिंतन जिसमें अनुभव के साथ संवेदना की व्याख्या की जाती है क्या कहलाती है? मतलब कि अ टाइप ऑफ थिंकिंग इन विच वंस इंटरप्रेट सेंसेशन विद एक्सपीरियंस इज नोन एज व्हाट? कि वो किस प्रकार का जो चिंतन है जिसमें अनुभव के साथ साथ जो है वो संवेदनाएं भी होती हैं? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में, परसेप्चुअल थिंकिंग में, क्रिएटिव थिंकिंग में, या क्रिटिकल थिंकिंग में? देखो, जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। क्रिएटिव में कुछ हम नया नया सोचते हैं। ओके, जो परसेप्चुअल थिंकिंग है इसमें हम क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ जो हमारी सेंसेशन है उसको भी क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। तो क्या आगे हमारी अवधारणात्मक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भावनाओं की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज रोंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंटिमेंट्स? इसने क्या पूछा है, सेंटिमेंट्स के बारे में पूछा है कि सेंटिमेंट्स के बारे में कौन सी विशेषताएं जो है वो यहाँ पर गलत दे रखी है। संवेग भावनाओं के आधार होते हैं, इमोशंस आर द बेसिस ऑफ सेंटिमेंट्स, बिल्कुल ठीक है। सेंटिमेंट्स आर इनेट, जो सेंटिमेंट्स है, जो भावनाएं हैं वो जन्मजात होती हैं। समय के साथ भावनाएं पुरानी पड़ जाती हैं और वे अपनी स्थिति भी बदल देती हैं। ज़्यादातर जानवरों में भावनाएं नहीं होती क्योंकि उनके पास कोई बौद्धिक समझ नहीं होती है। तो देखो, जो भावनाएं हैं क्या वो जन्मजात होती हैं? नहीं। जो हमारे इमोशंस होते हैं, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, टू। देखो, जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये हमारे इन्नेट होते हैं, मतलब कि ये हमारे क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं। लेकिन जो हमारे सेंटिमेंट्स हैं वो हम क्या है, वातावरण में आकर के सीखते हैं। ठीक है, जो हमारे सेंटिमेंट्स हैं वो वातावरण के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। लेकिन जो हमारे इमोशंस है वो जन्मजात होते हैं, जैसे भूख लगना, ठीक है, हंगर है, क्राइंग है, ये सारे इमोशंस हैं, ये हमें जन्म से मिलते हैं। ठीक है, हमने मैकडूगल की 14 प्रवृत्ति पढ़ी थी ना, तो वही जो मतलब कि जो हमारे इमोशंस हैं वो हमारे इनेट्स होते हैं, ना कि हमारी भावनाएं। तो भावनाएं जो हैं वो जन्मजात नहीं होती हैं। ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर रोंग दे रखी है कि भावनाएं जन्मजात होती है, ये स्टेटमेंट रोंग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे पुरानी विधि कौन सी है? विच इज़ द ओल्डेस्ट मेथड फॉर द स्टडी ऑफ बिहेवियर? हमें जो है बिहेवियर की स्टडी करनी है तो कौन सा मेथड होगा? एक्सपेरिमेंटल मेथड,
कि जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है, क्या हम उससे व्यवहार की मतलब कि अनुभव कर सकते हैं, व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्लिनिकल मेथड किस लिए यूज़ किया जाता है? कि जब बच्चों के हमें निदान जानने के लिए, मतलब कारण जानने के लिए जो है हम क्लिनिकल मेथड का यूज़ करते हैं कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, तब हम नैदानिक विधि का यूज़ करते हैं। साइकोफिजिकल मेथड, मनोभौतिकी विधि, ये क्या है? फिजिकली बच्चों को जानने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन मेथड, जो ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, आत्मनिरीक्षण विधि है, इससे हम क्या करते हैं? इससे हम बिहेवियर को अध्ययन करते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ बिहेवियर जो है इससे की जाती है। तो ये क्या आ जाएगी? हमारी आत्मनिरीक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपराधी बालक की विशेषता नहीं है? देखो ये वाला जो पेपर है इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आप देख रहे होगे कि नहीं नहीं वाले जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो जो ये नहीं वाले क्वेश्चन आते हैं ना, इनको हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है। देखो, विद्यालय संपत्ति को नष्ट कर देना, डैमेज द स्कूल प्रॉपर्टी, जो एक अपराधी बच्चा होगा, जो एक डेलिक्वेंट बच्चा होगा, वो तो ऐसा करेगा। धमकी देना और उपहास करना, बुली करना, वो भी वो ये चीज़ करेगा। टॉर्चर करना, वो भी ये चीज़ करेगा। एस्थेनिक इन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि उसकी शरीर की जो रचना उसमें स्थानिक होना, ये एक अपराधी बालक की विशेषता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंडूरा द्वारा प्रदत्त अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत अवलोकनात्मक अधिगम हेतु सही तार्किक कर्म है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, मतलब कि जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है जो उसका सही प्रोसेस जो है वो कौन सा है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है? क्या हमारा सबसे पहले अटेंशन, रिटेंशन, मोटिवेशन, प्रोडक्शन, या फिर अटेंशन, मोटिवेशनल, रिटेंशनल, प्रोडक्शन, या फिर मोटिवेशनल, अटेंशनल, रिटेंशनल, प्रोडक्शन, या फिर अटेंशनल, रिटेंशनल, प्रोडक्शन, या मोटिवेशनल? तो सबसे पहले क्या आता है? किसी चीज़ को बंडूरा के द्वारा, जो बंडूरा ने क्या कहा था कि किसी चीज़ को पहले हमें क्या करना पड़ता है? ध्यान से सुनना पड़ता है, अटेंशन दे के उस चीज़ को हमें सुनना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है। फिर उसको क्या करना पड़ता है? अपने माइंड में रिटेन करना पड़ता है। जब हम उसको अपने माइंड में रिटेन कर लेंगे तो हम उसको क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे, और प्रोडक्शन के बाद क्या होएगा? हमारा मोटिवेशन हमें मिलेगा। देखो, जो अल्बर्ट बंडूरा थे उन्होंने क्या किया था? बोबो डोल एक्सपेरिमेंट किया था। तो बोबो डोल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले उस चीज़ को क्या किया था? मतलब कि ऑब्जर्व किया था अटेनली, मतलब एक ऐसे तरीके से समझो कि आप ऑब्जर्वेशन कैसे कर सकते हो? एक अटेंशन से ना, कि जब तक आप उस पर ध्यान नहीं दोगे तब तक आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जब आपने उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया तो आपको क्या करना है? अपने माइंड में उस चीज़ को रिटेन करना है। आपको उस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, चलो बोबो डोल के एग्जाम्पल को छोड़ते हैं, थोड़ा टफ लग रहा होगा। देखो, मगर जैसे मान लो आपको कोई रेसिपी बनानी है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? यूट्यूब पर जाओगे, रेसिपी को देखोगे। पहले तो आप क्या करोगे? उसको ध्यान से देखोगे कि वो कर क्या रहा है। फिर उसको क्या करोगे? अपने दिमाग में उतारोगे कि हाँ इसने ऐसे किया, ऐसे किया, आप उसको याद करोगे। फिर आप क्या करोगे? खुद किचन में जाओगे, उसको बनाओगे। तो आप क्या कर रहे हो? प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, और फिर उससे क्या होगा? जब आपने उस चीज़ को अच्छा बनाया तो आपके घर वाले क्या करेंगे? आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो जिससे आपको क्या मिलेगी? मोटिवेशन मिलेगी। आपको इस तरीके से इसको याद करना है। ओके, कि आप इस तरीके से जो है इसको याद कर सकते हो, और यही ऐसा होता भी है। ओके, यह किसने कहा कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है? हु स्टेट दैट पर्सनालिटी इज द सम टोटल ऑफ इनेट एंड अक्वायर्ड डिस्पोजिशन, कि जो पर्सनालिटी है वो हमारी जन्मजात और अर्जित दोनों प्रवृत्तियों का क्या है? वो योग होती है। ये बात जो है वो किसने कही है? मॉर्टिन प्रिंस ने, आलपोर्ट ने, वैलेंटाइन ने, या कैटल ने? देखो, जो आलपोर्ट है, कैटल है, इन्होंने तो क्या दिए थे? पर्सनालिटी के टाइप्स बताए थे। ठीक है, तो ये बात जो है किसने कही थी? ये बात कही थी वैलेंटाइन ने। ये बात कही थी कि जो पर्सनालिटी है वो जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का क्या होती है? योग होती है, डिस्पोजिशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के संदर्भ में असत्य कथन है? मतलब कि रोंग जो है वो कौन सा है, ये हमें बताना है। देखो, विकास में परिवर्तन निहित होता है। विकास, डेवलपमेंट, ये कहता है कि चेंज जरूरी है। ये बात जो है बिल्कुल ठीक है।
द डेवलपमेंट पैटर्न इज अनप्रिडिक्टेबल, कि जो विकासात्मक जो पैटर्न है उसको हम अनुमान नहीं लगा सकते, ठीक है। आरंभिक विकास पश्चावर्ती विकास की तुलना में ज़्यादा संकटपूर्ण होते हैं। अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट। विकास परिपक्वता एवं अधिगम का उत्पाद होता है। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। देखो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो डेवलपमेंट होते हैं उसमें चेंजेस होते ही होते हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि डेवलपमेंट जो है वो हमारे मैच्योरेशन और लर्निंग का क्या है, प्रोडक्ट है। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि जो अर्ली डेवलपमेंट होता है वो ज़्यादा क्रिटिकल होता है लेटर डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो बच्चे का जितना विकास होना होता है वो शुरू की अवस्थाओं में होता है, ठीक है। उसके बाद तो विकास जो है वो धीमा पड़ जाता है, ठीक है। बचपन में ही विकास जो है वो तेजी गति से होता है, बाद में तो जो विकास है, जो डेवलपमेंट है वो धीमा पड़ जाता है, वो धीरे धीरे होता है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर गलत है कि विकासात्मक पैटर्न जो है वो अपूर्वान्वयी है। मतलब कि क्या हम विकास के जो पैटर्न है उसका अनुमान नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत दी गई है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं शैशव अवस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। देखो, गर्ल्स सरपास बॉयज़ फिजिकली इन, कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से क्या होती है, लड़कों से वो श्रेष्ठ होती हैं। तो क्या वो उत्तर बाल्यावस्था में, अर्ली चाइल्डहुड में, अडोलसेंस में? देखो यहाँ पर ना 2 आंसर बन रहे हैं। देखो, जो उत्तर बाल्यावस्था होता है ना उसमें भी लड़कियां लड़कों से श्रेष्ठ होती है और किशोर अवस्था में भी लड़कियां लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं, ठीक है। और आपके आंसर की ने भी शायद जो है इसका आंसर ये दोनों ही माने थे, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये दोनों जो है आंसर जो है आंसर की वाले ने माने थे। तो आप इन दोनों को ही प्रायोरिटी दोगे, क्योंकि जो है उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था दोनों में लड़कियां जो है वो शारीरिक रूप से लड़कों से जो है वो श्रेष्ठ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय वस्तु समग्रवादी मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन क्षेत्र की है? हमें यह बताना है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द सब्जेक्ट मैटर फॉर स्टडी ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट। जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट है वो किसकी स्टडी करते हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो देखो, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, कॉग्निटिव प्रोसेस, कॉग्निटिव के बारे में कौन बात करता है? जीन पियाजे बात करता है। कॉन्शियसनेस, चेतना, क्या गेस्टाल्टवादी चेतना की बात करते हैं? नहीं, गेस्टाल्टवादी चेतना की बात नहीं करते हैं। संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रियाएं, मेंटल एंड बिहेवियरल प्रोसेस आ होल। देखो, जो गेस्टाल्टवादी है वो किसकी बात करते हैं? होल की बात करते हैं। चलो आगे भी देख लेते हैं। अस्तित्व के तरीके और समस्याएं, मोड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जिस्टेंस। तो जो गेस्टाल्टवादी हैं वो किसकी बात करती है? वो होल के कंसेप्ट पर बात करती है, एज अ होल के कंसेप्ट पर जो है वो बात करती हैं। तो ये समग्रवादियों का क्या है यहाँ पर? संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रियाएं जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लड़कियों के पितृ प्रेम भाव को फ्रायड ने किससे संबोधित किया है? व्हाट डिड फ्रायड कंसिडर द पैट्रन लव ऑफ गर्ल्स, की जो लड़कियां अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होती है तो उसको उसने किस चीज़ का नाम दिया है? ओडिपस का, इलेक्ट्रा का, नार्सिज्म का, या फीलिंग ऑफ डिपेंडेंस का? देखो, ओडिपस तो क्या होता है कि बॉय का अपनी मदर की तरफ, बॉय ओडिपस क्या होता है? बॉय का अपनी मदर की तरफ जो अट्रैक्शन होता है उसको ओडिपस बोलते हैं। जो गर्ल होती हैं उनका अपने फादर की तरफ जो अट्रैक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, मतलब कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कम बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं, अथवा ठीक उल्टा होता है, या वंशानुक्रम का कौन सा नियम जो है वो कहलाता है? समटाइम्स अ चिल्ड्रन ऑफ गिफ्टेड पेरेंट्स आर बोर्न विद लेस इंटेलिजेंस दैन देयर पेरेंट्स और वाइस वर्सा विच लॉ ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड। कि ये कह रहे हैं कि जो माता पिता जो प्रतिभाशाली हैं, ठीक है, उनके बच्चे जो हैं वो कभी कभी जो है कम बुद्धि के पैदा हो जाते हैं, या इससे भी उल्टा हो सकता है कि वे उससे भी ज़्यादा प्रतिभाशाली हो जाए। तो ये हेरिडिटी का कौन सा लॉ जो है वो कहलाता है? लॉ ऑफ रिग्रेशन कहलाता है, लॉ ऑफ सिलेक्टिव ट्रेट कहलाता है, लॉ ऑफ मैटरनल पैटर्नल लाइंस कहलाता है, या लॉ ऑफ चांस कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रिग्रेशन। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ रिग्रेशन। देखो, ये तो कोई लॉज होते ही नहीं है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? लॉ ऑफ रिग्रेशन कहलाता है।
निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्मुखी सोच प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्रोवर्ट थिंकिंग टाइप पर्सनैलिटी, मतलब कि इंट्रोवर्ट थिंकिंग जो है पर्सनैलिटी वो कौन सी है यहाँ पर? यथार्थवादी और व्यवहारिक, अपनी बौद्धिक खोज में लीन होना, तथ्यों के साथ सिद्धांत का समर्थन करना, अपने विचारों को आग्रह और दृढ़ता से जो है प्रचारित करना। तो जो इंट्रोवर्ट होगा उसकी कैसी थिंकिंग होगी, वो कैसा होगा? एब्जॉर्व्ड इन हिज ओन इंटेलेक्चुअल परस्यूट, वो अपनी जो है बौद्धिक खोज में ही लीन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक जेम्स लांजे संवेग सिद्धांत द्वारा प्रदत्त सही श्रृंखला है? ठीक है, कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज करेक्ट सीक्वेंस गिवन बाय जेम्स लॉन्ज थ्योरी ऑफ इमोशन। थ्योरी ऑफ इमोशन में जेम्स लॉन्ज ने कौन सी सीक्वेंस जो है वो दी है, ये हमें बताना है। सबसे पहले सिचुएशन, शारीरिक अशांति या मानसिक स्थिति, परिस्थिति, मानसिक स्थिति या शारीरिक अभिव्यक्ति, परिस्थिति, शारीरिक अभिव्यक्ति या मानसिक स्थिति, परिस्थिति, मानसिक स्थिति या शारीरिक अशांति। तो जो जेम्स लोन्स थे वो कहते थे सबसे पहले हमारी क्या आती है? सिचुएशन आती है, फिर हमारी बॉडीली डिस्टर्बेंस आती है और फिर हमारा क्या आता है? मेंटल स्टेट आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है? आफ्टर द फॉलोइंग विच वन इज नोट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसाइट। इंसाइट की बात कौन करते हैं? अंतर्दृष्टि सिद्धांत की बात कौन करते हैं? गेस्टाल्टवादी करते हैं, है ना। अंतर्दृष्टि का सूझबूझ का सिद्धांत किसने दिया था? गेस्टाल्टवादियों ने दिया था। तो वो किस चीज़ की बात नहीं करते, ये हमें बताते हैं। इंसिडेंटल, तो वो ये कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ जो है वो क्या होती है? इंसिडेंटल, आकस्मिक जो है वो हो जाती है। रिस्पॉन्स इन नोवल सिचुएशन, कि नवीन परिस्थितियों में अनुक्रिया, बिल्कुल वो कहते हैं कि नवीन परिस्थितियों में जो है वो अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है उन्होंने चिंपैंजी लिया था, केले का एक्सपेरिमेंट जो है वो किया था, तो उसने क्या किया था? नोवल सिचुएशन में भी रिस्पॉन्स किया था। हैबिट स्ट्रेंथ, आदत बल, देखो हैबिट फॉर्मेशन की बात करता है कौन करता है? इवान पावलोव जो है वो बात करता है। रिस्पॉन्स स्पॉन्टेनिटी, अनुक्रिया का सहजता से होना, यह बात भी जो है गेस्टाल्टवादी कहते हैं कि जो अनुक्रियाएं हैं वो अपने आप हो जाती हैं, लेकिन वो आदत बल पर जो है बात मतलब फोकस नहीं करते हैं। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? हैबिट स्ट्रेंथ जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सृजनात्मकता की अवस्था गॉर्डन ने अपनी साइनेटिक्स तकनीक में प्रतिपादित नहीं की है? मतलब कि सृजनात्मकता की जो अवस्थाएं हैं वो गॉर्डन ने नहीं दी है, सीधा सीधा हमें ये बताना है। ओके, तो कौन सी दी है? संलग्ना अंतर्भाविता, समान वस्तु की खोज, स्थगन, संकल्पना, निर्माण। इंग्लिश में देख लेते हैं। डिटैचमेंट, इन्वॉल्वमेंट, ये तो उन्होंने दी थी। फाइंडिंग समथिंग सिमिलर, ये जो है उन्होंने नहीं दी थी, गॉर्डन ने जो है इसके बारे में बात नहीं की थी। ठीक है, कंसेप्ट फॉर्मेशन, डेफरमेंट, इनकी भी बात जो है उन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है? हमें यह बताना है कि आफ्टर द फॉलोइंग विच वन करेक्टरिस्टिक्स नॉट सूट टू गिफ्टेड चिल्ड्रन, की गिफ्टेड चिल्ड्रन को इनमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक जो है वो सूट नहीं करती है? तेजी से और आसानी से सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है, वो जल्दी सीख लेते हैं। कठोर मानसिक कार्य को प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल ठीक है, डिफिकल्ट मेंटल टास्क को भी वो परफॉर्म कर लेते हैं। बहुत प्रकार की जानकारियाँ रखते हैं जिनके बारे में ज़्यादातर बच्चे जागरूक नहीं हैं, बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल ठीक है। जो कुछ उन्होंने सुना या पढ़ा है उसे बरकरार रखने के लिए उन्हें बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो गिफ्टेड बच्चे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो यहाँ पर ये चीज़ क्या है? गलत है। व्यय संधि अवस्था का आयु विस्तार क्या होता है? प्यूबर्टी एज कौन सी होती है? 10 से 12, 6 से 12, 11 से 16 या 8 से 10? तो क्या होती है? 11 से 16 जो है एज वो कौन सी माने जाते हैं? टीन एज वाली माने जाते हैं ना, प्यूबर्टी एज जिसको हम कहते हैं, प्यूबर्टी स्टेज भी जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का प्रकार नहीं है? परफॉर्मेंस टेस्ट जो है इसमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, देखो आर्मी अल्फा टेस्ट, कोहो ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, द क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट, द पास अलोंग टेस्ट। तो कौन सा है? आर्मी अल्फा टेस्ट जो है वो हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं है। ओके, जीन प्याजे के अनुसार बच्चा किस आयु वर्ग में अमूर्त तर्क विकसित करता है? कि अमूर्त मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो किस एज में करता है? ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस एज में करता है? अपने लास्ट एज में जाके करता है। तो क्या है उसका टाइम पीरियड? 11 से 14 वर्ष। तो ये यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा? 11 से 14 वर्ष जो है इसका आंसर आ जाएगा।
यह किसने कहा था कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है? तो ये किसने कहा था? टर्मन ने, डियरबोर्न ने, बंकिम ने या काल्विन ने? तो ये बात कही थी टर्मन ने। टर्मन कहता है कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में ही बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन करने की जो है वो क्षमता रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे के भीतर छुपे सामयिक घुटन एवं शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? What is the process of realizing the hidden emotional suffocation and power inside the children goal? कि बच्चे की जो है अंदर जो उसकी सफोकेशन मतलब कि इमोशनल सफोकेशन जो हो रही है उसको अगर हमें बाहर निकालना है तो उसको हम क्या कहेंगे? इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल सेंसिटिविटी, इमोशनल कैथरेसिस या इमोशनल कम्पिटेंसी? तो उसको हम कहेंगे इमोशनल कैथरेसिस। क्या कहेंगे हम उसको? सामयिक विरेचन जो है उसको हम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन एक्टिविटी इज नॉट सुटेबल फॉर सेटिस्फाइंग द इंस्टिंक्ट क्यूरियोसिटी? मतलब कि जो जिज्ञासा की मूल प्रवृत्ति है उसको कौन संतुष्ट नहीं करता है, ये हमें बताना है। कक्षा एवं विद्यालय में गौरपूर्ण स्थिति प्रदान करना, विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर देना, समस्या समाधान करना या कक्षा में जो है विचार विमर्श करना। देखो, बच्चे की जिज्ञासा को हमें शांत करना है। जब हम बच्चों के प्रश्नों के उत्तर दे देंगे तो बच्चों की जिज्ञासा जो है वो शांत हो जाएगी। जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तब भी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। जब हम डिस्कस करेंगे तब भी उसकी क्यूरियोसिटी कम हो गई। लेकिन जब क्या हम बच्चे को क्लास में कोई अवार्ड देंगे या हम कोई स्कूल में ऐसा कोई अवार्ड पोजिशनिंग कोई वो रख देंगे, गेम वेम रख देंगे, ठीक है, तो क्या इससे बच्चे की जिज्ञासा शांत होगी? नहीं। अवार्ड देने से थोड़ी ना बच्चों की जिज्ञासा शांत होगी। तो ये क्या है, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। रोरशा शाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड निर्धारित है? हाउ मेनी कार्ड्स प्रिस्क्राइब्ड इन रोरशा इंक ब्लॉक टेस्ट? जो रोरशा शाही धब्बा था उसमें कितने टेस्ट लिए गए थे, कितने कार्ड लिए गए थे? 10 कार्ड जो है उसमें लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे माना जाता है? मतलब हु इज़ नोन एज फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर जो है वो किसको माना जाता है? E.L. थॉर्नडाइक को, पेस्टोलॉजी को, हर्बर्ट को या फ्रोबेल को? तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर जो है वो किसको माना जाता है? E.L. थॉर्नडाइक को जो है वो माना जाता है। सोशियोमेट्रिक तकनीक का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड सोशियोमेट्रिक टेक्निक? ये हमें बताना है। J.E. एंडरसन, J.L. मोरेनो, E.B. हरलोक या G.S. मार्मोर? तो इसका आंसर आ जाएगा J.L. मोरेनो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिक्सन के अनुसार व्यक्ति के मनोसामाजिक विकास की चौथी अवस्था कौन सी है? देखो, एरिक्सन का जो है क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है। बहुत बार मैंने देखा है कि एरिक्सन के स्टेजेस से जो है वो क्वेश्चन बनता ही बनता है। मैंने एरिक्सन के ना वीडियो पढ़ा रखी है, मैंने क्वेश्चंस भी अलग से करा रखे हैं और मैंने जो है थ्योरी भी आपको अलग से करा रखी है। आप जो है CDP के नाम से जो है एक प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, उसमें आपको वो मिल जाएगी, वो दोनों वीडियोज़ मिल जाएंगी, क्वेश्चन की भी और आपको थ्योरी की वीडियोस भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि विच इज़ द फोर्थ स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू एरिक्सन? फोर्थ स्टेज कौन सी है? डायरेक्ट हमें ये बताना है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी या जेनरेटी वर्सेस स्टैग्नेशन? तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी जो है ये हमारी फोर्थ स्टेज जो है वो होती है। रोज के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता अवस्था जो है वो कहा जाता है? तो जो है सीडियो मेच्योरिटी स्टेज जो है वो कौन सी को कहेंगे? मिथ्या परिपक्वता मतलब ये हो जाता है कि बच्चा जो है मेच्योर है लेकिन एक्चुअल में वो मेच्योर नहीं होता है, तो वो मिथ्या परिपक्वता कौन सी है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास बाल्य अवस्था। जो बाल्य अवस्था होती है इसको हम क्या कहते हैं? मिथ्या परिपक्वता अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों या क्रियाओं को किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाना शुरू कर देता है जिसका वह अनुकरण करना चाहता है, तो इस प्रकार की क्रिया कौन से प्रकार की रक्षा युक्ति कहलाती है? डिफेंस मैकेनिज्म का जो है ये क्वेश्चन है। तो जब एक व्यक्ति जो है अपने विचारों और क्रियाओं को दूसरे के अनुरूप बनाता है, मतलब कि उसका इमिटेशन करता है, उसके अनुरूप जो है खुद से बिहेव करना शुरू कर देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफिकेशन, प्रोजेक्शन, रेशनलाइजेशन या डिस्प्लेसमेंट? तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। ठीक है,
तो क्या कहलाएगा वो? आइडेंटिफिकेशन कहलाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था का सामान्य भाषण विकार जो है वो नहीं है? देखो, भाषण विकार मतलब कि स्पीच डिसऑर्डर जो है वो हमें बताना कौन सा नहीं है। ऊर्जा की कमी, तुतलाना, अस्पष्ट उच्चारण या हकलाना, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर ही दोगे। तो ऊर्जा की जो कमी है, डिप्लेशन ऑफ एनर्जी जो है उसका भाषा से कोई संबंध नहीं होता है। तो यही हमारा क्या है? आंसर हो जाएगा। देखो, लिस्पिंग, स्लोरिंग, ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? हकलाना, ये क्या है? सामान्य भाषण विकार हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में जो है हम 2022 और 2023 के जो है वो क्वेश्चन करेंगे। फिर हमारे टीजीटी के तो क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद जो हम पीजीटी के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।